बहुत समय पहले की बात है, जब भारत का अधिकांश हिस्सा अलग अलग रियासतों और शक्तियों में बंटा हुआ था। पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। लेकिन पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना नाम और अपने शहर का नाम लिखना ना भूले दोस्तों। और अंग्रेज धीरे धीरे अपनी सत्ता को मजबूत कर रहे थे। उस समय हिमालय की पहाड़ियों में बसा नेपाल एक उभरती हुई ताकत था। गोरखा शासकों ने अपने साहस और युद्ध कौशल के बल पर आसपास के कई इलाकों पर अधिकार कर लिया था। उनकी सेना बहादुर थी, अनुशासित थी और पहाड़ी युद्ध की कला में निपुण थी। दूसरी ओर अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी मैदानों की ताकत थी, जिसके पास धन, संसाधन और आधुनिक युद्ध तकनीक थी। दोनों शक्तियां अलग अलग रास्तों से बढ़ रही थी, लेकिन इतिहास का रास्ता उन्हें आमने सामने लाने वाला था। नेपाल के शासकों की महत्वाकांक्षा थी कि वे अपने राज्य की सीमाओं को और आगे बढ़ाएं। उन्होंने कुमाऊं, गढ़वाल और तराई के कई क्षेत्रों की ओर विस्तार करना शुरू किया। इन इलाकों में रहने वाले लोग कभी स्थानीय राजाओं के अधीन थे, तो कभी बदलती परिस्थितियों के कारण नए शासकों के अधीन चले जाते थे। जब गोरखा सेना इन क्षेत्रों में पहुंची, तो कई जगह संघर्ष हुआ, कई जगह समझौते हुए और धीरे धीरे नेपाल का प्रभाव बढ़ने लगा। लेकिन यही विस्तार अंग्रेजों की चिंता का कारण बना, क्योंकि कंपनी पहले ही उत्तर भारत के बड़े हिस्से पर नियंत्रण स्थापित कर चुकी थी और वो किसी भी नई शक्ति को अपने हितों के खिलाफ बढ़ते नहीं देखना चाहती थी। सीमाओं को लेकर छोटे छोटे विवाद शुरू हुए। कभी किसी गांव पर अधिकार को लेकर झड़प होती, तो कभी कर वसूली को लेकर टकराव हो जाता। शुरुआत में ये विवाद स्थानीय स्तर तक सीमित थे, लेकिन धीरे धीरे तनाव बढ़ने लगा। दोनों पक्ष एक दूसरे की ताकत को परख रहे थे। अंग्रेजों को लगा कि यदि अभी नेपाल को नहीं रोका गया, तो भविष्य में वह और मजबूत होकर चुनौती बन सकता है। वहीं नेपाल के शासकों को विश्वास था कि उनकी बहादुर सेना पहाड़ों में किसी को भी रोक सकती है। आखिरकार स्थिति ऐसी बनी कि सन 1814 में अंग्रेज नेपाल युद्ध शुरू हो गया। ये युद्ध आसान नहीं था। अंग्रेजों ने सोचा था कि वे जल्दी जीत जाएंगे, लेकिन पहाड़ी किलों और कठिन रास्तों ने उनकी गति रोक दी। गोरखा सैनिकों ने असाधारण साहस दिखाया। कई जगह उन्होंने कम संसाधनों के बावजूद लंबे समय तक अंग्रेजों को रोके रखा। इस युद्ध ने दोनों पक्षों को यह एहसास कराया कि जीत आसान नहीं होगी और संघर्ष जितना लंबा चलेगा, नुकसान उतना ही बढ़ेगा। समय बीतता गया, लड़ाइयां होती रहीं और दोनों ओर थकान बढ़ने लगी। अंग्रेजों के पास संसाधन अधिक थे, इसलिए धीरे धीरे उनका पलड़ा भारी होने लगा। कुछ महत्वपूर्ण किलों पर उनका कब्जा हो गया और नेपाल की स्थिति कमजोर पड़ने लगी। नेपाल के दरबार में चिंता बढ़ने लगी। उन्हें समझ आने लगा कि यदि युद्ध जारी रहा, तो राज्य को और बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। दूसरी ओर अंग्रेज भी ये जानते थे कि पहाड़ों में पूरी तरह विजय पाना आसान नहीं है, इसलिए वे ऐसा समझौता चाहते थे जिससे उनका प्रभाव बढ़े और युद्ध समाप्त हो। इन्हीं परिस्थितियों में संधि की बात शुरू हुई। लंबे विचार विमर्श, संदेशों के आदान प्रदान और शर्तों पर चर्चा के बाद एक समझौते का रास्ता निकला। यह समझौता ही आगे चलकर सुगौली की संधि कहलाया। सन 1815 के अंत में इस संधि पर सहमति बनी और 1816 में इसे औपचारिक रूप से लागू किया गया। इस संधि के माध्यम से युद्ध समाप्त हुआ, लेकिन इसके साथ ही नेपाल को अपने कुछ क्षेत्रों को छोड़ना पड़ा और अंग्रेजों का प्रभाव हिमालय के पास तक पहुंच गया। इस घटना ने केवल सीमाएं ही नहीं बदली, बल्कि पूरे क्षेत्र की राजनीति को बदल दिया। नेपाल ने अपनी स्वतंत्र पहचान बनाए रखी, लेकिन उसे अपने विस्तार के सपने को रोकना पड़ा। अंग्रेजों ने बिना पूरी तरह कब्जा किए भी अपना प्रभाव स्थापित कर लिया। पहाड़ों में रहने वाले साधारण लोगों के लिए यह सब केवल शासकों का निर्णय नहीं था, बल्कि उनके जीवन, कर, सुरक्षा और भविष्य से जुड़ा हुआ परिवर्तन था।
इतिहास के इस मोड़ पर हमें यह समझ आता है कि युद्ध अक्सर ताकत दिखाने से शुरू होते हैं, लेकिन अंत में समझौते पर ही खत्म होते हैं। सुगौली की संधि भी एक ऐसा ही क्षण था, जहां तलवारों की आवाज धीरे धीरे शांत होकर कागज और शब्दों में बदल गई। यही कारण है कि इस संधि को केवल एक राजनीतिक समझौता नहीं, बल्कि दक्षिण एशिया के इतिहास का महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है। बहुत समय बीत चुका था, लेकिन युद्ध की थकान अभी भी दोनों पक्षों के मन में बाकी थी। पहाड़ों की ठंडी हवा में तलवारों की टकराहट की गूंज जैसे अभी भी सुनाई देती थी। गांवों में लोग धीरे धीरे अपने सामान्य जीवन की ओर लौटने की कोशिश कर रहे थे, पर उनके दिलों में डर और अनिश्चितता अब भी थी। खेत वही थे, नदियां वही थी, पहाड़ वही थे, लेकिन समय बदल चुका था। हर कोई जानता था कि अब जो होने वाला है वो आने वाली पीढ़ियों का भविष्य तय करेगा। नेपाल के दरबार में गहरी चुप्पी छाए रहती थी। राजा और उनके सलाहकार बार बार मानचित्रों को देखते, सीमाओं की रेखाओं पर उंगलियां फिराते और सोचते कि कौन सा निर्णय राज्य के लिए सही होगा। कुछ लोग अभी भी युद्ध जारी रखने की बात करते थे। उनका मानना था कि गोरखा सैनिकों का साहस किसी भी हार को जीत में बदल सकता है, लेकिन कई अनुभवी लोग समझ चुके थे कि केवल वीरता ही पर्याप्त नहीं होती। कभी कभी राज्य को बचाने के लिए कठिन समझौते भी करने पड़ते हैं। यही सोच धीरे धीरे दरबार की दिशा तय करने लगी। दूसरी ओर अंग्रेजों के शिविरों में भी शांति पूरी तरह नहीं थी। वे जीत के करीब थे, पर पहाड़ों ने उन्हें सिखा दिया था कि यहां हर कदम सोच समझ कर रखना पड़ता है। कंपनी के अधिकारी चाहते थे कि ऐसा समझौता हो जिससे उन्हें बार बार युद्ध न लड़ना पड़े और सीमा सुरक्षित रहे। वे जानते थे कि यदि नेपाल पूरी तरह शत्रु बना रहा तो भविष्य में ये क्षेत्र हमेशा संघर्ष का कारण बना रहेगा। इसलिए वे ऐसी संधि चाहते थे जो शक्ति का संतुलन उनके पक्ष में रखे, पर शांति भी बनाए रखे। धीरे धीरे बातचीत का मार्ग खुला। संदेशवाहक पहाड़ों और मैदानों के बीच आते जाते रहे। शब्दों का चयन तलवारों से भी अधिक सावधानी से किया जा रहा था, क्योंकि एक गलत वाक्य फिर से युद्ध भड़का सकता था। कई रातें ऐसी बीती जब दोनों पक्षों के प्रतिनिधि देर तक बैठकर शर्तों पर चर्चा करते रहे। कभी कोई शर्त बहुत कठोर लगती तो कभी कोई प्रस्ताव अस्वीकार्य लगता। फिर भी बातचीत चलती रही, क्योंकि सभी समझ चुके थे कि यही एक रास्ता है जो खून खराबे को रोक सकता है। इन चर्चाओं के दौरान केवल राजनेता ही नहीं, बल्कि साधारण लोगों की चिंताएं भी सामने आती रही। सीमाओं के बदलने का अर्थ था कि कुछ गांव एक शासन से दूसरे शासन में चले जाएंगे, कर बदलेंगे, कानून बदलेंगे और शायद जीवन का ढंग भी बदल जाएगा। लोग अपने खेतों, मंदिरों और घरों के बारे में सोचकर चिंतित होते। उन्हें डर था कि कहीं उनकी पहचान ही न बदल जाए, लेकिन साथ ही उन्हें यह उम्मीद भी थी कि यदि शांति स्थापित हो गई तो कम से कम उनके बच्चों को युद्ध का भय नहीं झेलना पड़ेगा। आखिरकार वो समय आया जब शर्तों पर सहमति बनने लगी। नेपाल को कुछ क्षेत्रों को छोड़ना पड़ा और अंग्रेजों को ये आश्वासन मिला कि सीमा स्थिर रहेगी। ये निर्णय आसान नहीं था। दरबार के कई लोगों की आंखों में आंसू थे, क्योंकि वे जानते थे कि ये केवल जमीन का त्याग नहीं, बल्कि एक स्वप्न का अंत भी है। फिर भी उन्होंने राज्य की सुरक्षा और भविष्य को ध्यान में रखते हुए इस समझौते को स्वीकार किया। जब संधि लागू हुई तो पहाड़ों में एक अजीब सी शांति फैल गई। लंबे समय बाद सैनिकों ने तलवारों की जगह अपने घरों का रास्ता पकड़ा। गांवों में फिर से चूल्हे जलने लगे, बच्चों की हंसी सुनाई देने लगी और बाजारों में रौनक लौट आई। लोगों ने राहत की सांस ली, भले ही उनके दिलों में बीते समय की कसक अब भी थी। इतिहास कभी पूरी तरह खुश या दुखी नहीं होता, वो हमेशा दोनों भावों को साथ लेकर चलता है। समय के साथ साथ इस संधि के प्रभाव दूर तक फैलने लगे। नई सीमाओं ने राजनीति की दिशा बदल दी। नेपाल ने अपने भीतर की शक्ति को संभालने और स्थिरता बनाए रखने पर ध्यान देना शुरू किया। अंग्रेजों ने भी इस क्षेत्र में अपना प्रभाव मजबूत किया,
लेकिन साथ ही उन्हें यह समझ आ गया कि पहाड़ों की आत्मा को पूरी तरह जीता नहीं जा सकता। यहां के लोगों की स्वतंत्रता की भावना हमेशा जीवित रहेगी। साल गुजरते गए, पीढ़ियां बदलती रहीं, पर सुगौली की संधि की याद इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई। ये केवल एक समझौता नहीं था, बल्कि उस समय की परिस्थितियों, संघर्षों और उम्मीदों का प्रतीक बन गया। जब भी लोग अतीत की ओर देखते, उन्हें यह कहानी याद दिलाती कि शक्ति और शांति के बीच संतुलन कितना महत्वपूर्ण होता है। युद्ध जीतकर भी बहुत कुछ खोया जा सकता है और समझौता करके भी बहुत कुछ बचाया जा सकता है। पहाड़ आज भी वही खड़े हैं, नदियां अब भी बहती हैं और समय अपनी गति से आगे बढ़ता रहता है। लेकिन उन हवाओं में जो हिमालय की चोटियों से गुजरती हैं, इतिहास की हल्की सी फुसफुसाहट अब भी सुनाई देती है। एक ऐसी कहानी की जिसने पूरे क्षेत्र का भविष्य बदल दिया और लोगों को यह सिखाया कि अंततः सबसे बड़ी जीत वही होती है जिसमें शांति बनी रहे। समय की धारा किसी के लिए नहीं रुकती। सुगौली की संधि के बाद भी वर्ष बीतते गए, मौसम बदलते रहे और नई पीढ़ियां जन्म लेती रही। जिन लोगों ने युद्ध देखा था, उनके बाल सफेद हो चुके थे, पर उनकी यादों में वो समय अब भी जीवित था। वे अपने बच्चों और पोतों को बताते कि कैसे पहाड़ों में कभी तलवारों की चमक दिखाई देती थी और कैसे अंत में शांति के लिए समझौता करना पड़ा। बच्चे आश्चर्य से सुनते, क्योंकि उनके लिए युद्ध केवल एक कहानी था, लेकिन बुजुर्गों के लिए वो जिया हुआ सच था। नेपाल ने धीरे धीरे अपने घावों को भरना शुरू किया। सीमाएं छोटी हो गई थी, पर आत्मसम्मान अब भी उतना ही बड़ा था। दरबार में अब विस्तार की नहीं, स्थिरता और सुरक्षा की बातें होने लगी। लोगों ने खेती, व्यापार और अपने समाज को मजबूत बनाने पर ध्यान दिया। पहाड़ों के गांवों में फिर से त्योहार मनाए जाने लगे, मंदिरों में घंटियां बजने लगी और जीवन ने अपनी सामान्य लय पकड़ ली। ये शांति आसान नहीं थी, पर यह आवश्यक थी। दूसरी ओर अंग्रेजों ने भी इस संधि से बहुत कुछ सीखा। उन्हें समझ आया कि हर जीत केवल ताकत से नहीं मिलती, बल्कि धैर्य और राजनीति से भी मिलती है। हिमालय के पास तक पहुंच जाना उनके लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण था, लेकिन वे ये भी जान गए थे कि नेपाल जैसे साहसी लोगों की भूमि को पूरी तरह झुकाना संभव नहीं। इसलिए उन्होंने संबंधों को संघर्ष से अधिक संतुलन के रूप में देखने की कोशिश की। इतिहास के इस मोड़ ने दोनों पक्षों को एक दूसरे की शक्ति और सीमाओं का एहसास करा दिया था। सबसे बड़ा बदलाव उन साधारण लोगों के जीवन में आया जिनका नाम इतिहास की किताबों में नहीं लिखा जाता। जिन गांवों की सीमाएं बदल गई थी, वहां के लोग नए शासन के नियम सीखने लगे। शुरुआत में डर था, असमंजस था, पर धीरे धीरे जीवन ने नया रास्ता बना लिया। इंसान की सबसे बड़ी ताकत यही है कि वो कठिन परिस्थितियों में भी जीना सीख लेता है। खेतों में फिर से फसल उगने लगी, बच्चे खेलते हुए बड़े होने लगे और समय ने पुराने घावों पर परत दर परत मरहम रख दिया। फिर भी कुछ प्रश्न हमेशा हवा में तैरते रहे। क्या युद्ध टाला जा सकता था? क्या विस्तार की इच्छा इतनी जरूरी थी? क्या समझौता पहले हो जाता तो इतना नुकसान नहीं होता? इन सवालों के जवाब किसी के पास पूरी तरह नहीं थे। इतिहास अक्सर हमें स्पष्ट उत्तर नहीं देता, बल्कि सोचने के लिए छोड़ देता है। सुगौली की संधि भी ऐसा ही एक प्रश्न बनकर रह गई, जहां हार और जीत दोनों साथ दिखाई देती है। सालों बाद जब नए विद्वान और इतिहासकार इस घटना को देखने लगे, तो उन्होंने इसे केवल जमीन के लेन देन के रूप में नहीं, बल्कि एक बड़े परिवर्तन के रूप में समझा। ये वो क्षण था जब दक्षिण एशिया की राजनीति नई दिशा में मुड़ी। नेपाल ने अपनी स्वतंत्र पहचान बचाए रखी, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। अंग्रेजों ने बिना पूरी तरह कब्जा किए भी प्रभाव स्थापित कर लिया, जो उनकी नीति की सफलता थी। और सबसे महत्वपूर्ण यह कि लंबे संघर्ष के बाद शांति संभव हुई, जो हर युग की सबसे बड़ी आवश्यकता होती है। कभी कभी हिमालय की ऊंची चोटियों पर खड़े होकर अगर कोई दूर तक देखे, तो उसे लगता है जैसे समय स्वयं वहां ठहर गया हो।
वही पहाड़, वही ठंडी हवा, वही बहती नदियां, पर उनके भीतर अनगिनत कहानियां छिपी है। सुगौली की संधि भी उन्हीं कहानियों में से एक है। ये हमें याद दिलाती है कि शक्ति का गर्व जितना ऊंचा होता है, समझदारी का निर्णय उतना ही कठिन होता है, और अंततः वही निर्णय टिकता है जिसमें भविष्य की रक्षा छिपी होती है। आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो ये कहानी केवल नेपाल और अंग्रेजों की नहीं रह जाती, बल्कि पूरे मानव समाज की कहानी बन जाती है। हर युग में शक्तियां टकराती है, सीमाएं बदलती हैं और लोग संघर्ष झेलते हैं, लेकिन अंत में हर दिल शांति ही चाहता है। सुगौली की संधि इसी सच्चाई का प्रतीक है कि तलवारें चाहे कितनी भी तेज क्यों न हो, एक दिन उन्हें म्यान में लौटना ही पड़ता है। और शायद यही इस पूरी कथा का सबसे गहरा संदेश है। जीत वो नहीं जो किसी को पूरी तरह हरा दे, बल्कि वह है जो आने वाले समय को सुरक्षित कर दे। हार वो नहीं जो जमीन छीन ले, बल्कि वह है जो उम्मीद छीन ले। सुगौली की संधि में जमीन का नुकसान था, पीड़ा थी, समझौता था, लेकिन साथ ही एक नई शुरुआत की संभावना भी थी। उसी संभावना ने आने वाली पीढ़ियों को आगे बढ़ने की ताकत दी। हिमालय की हवा आज भी बहती है, नदियां आज भी अपना रास्ता बनाती है, और इतिहास आज भी हमें चुपचाप देखता है। वो कुछ कहता नहीं, बस संकेत देता है कि संघर्ष से बड़ी चीज समझदारी है और शक्ति से बड़ी चीज शांति। जो ये समझ लेता है वही सच में इतिहास से सीख पाता है। समय आगे बढ़ता रहा और सुगौली की संधि धीरे धीरे एक बीती हुई घटना बनकर इतिहास की परतों में समाने लगी। लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो केवल कागजों में नहीं रहती, बल्कि लोगों की सोच, उनके व्यवहार और आने वाले फैसलों में जीवित रहती है। ये संधि भी वैसी ही थी। पहाड़ों के बीच रहने वाले लोगों ने इसे केवल राजाओं और अंग्रेज अधिकारियों का समझौता नहीं माना, बल्कि अपने भाग्य के मोड़ के रूप में देखा। उन्होंने महसूस किया कि दुनिया बदल रही है और अब केवल तलवार की ताकत से भविष्य तय नहीं होगा, बल्कि समझदारी, धैर्य और दूरदृष्टि की भी उतनी ही जरूरत होगी। धीरे धीरे नेपाल ने अपने भीतर नई शक्ति खोजनी शुरू की। सीमाएं भले सिमट गई थी, पर आत्मा नहीं सिमटी थी। लोगों ने अपने बच्चों को वीरता की कहानियों के साथ साथ ये भी सिखाना शुरू किया कि कब लड़ना जरूरी होता है और कब रुक जाना बुद्धिमानी होती है। ये बदलाव छोटा नहीं था। समाज की सोच बदलना सबसे कठिन काम होता है, और ये परिवर्तन वर्षों में, पीढ़ियों के अनुभव से आता है। खेतों में काम करने वाला किसान हो या पहाड़ों में चलने वाला चरवाहा, हर किसी के भीतर ये समझ धीरे धीरे जन्म लेने लगी कि शांति ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। उधर अंग्रेजों के शासन का फैलाव भी नए रूप लेने लगा। वे अब केवल युद्ध जीतने वाली शक्ति बनकर नहीं रहना चाहते थे, बल्कि प्रशासन, कानून और व्यवस्था के जरिए अपना प्रभाव स्थायी करना चाहते थे। लेकिन हिमालय के पास की भूमि ने उन्हें हमेशा ये एहसास दिलाया कि हर जगह एक सा शासन नहीं चल सकता। यहाँ की संस्कृति, परंपराएं और लोगों का स्वाभिमान अलग था। इसलिए संबंधों में एक अजीब सा संतुलन बना रहा, न पूरी दूरी न पूरी नजदीकी। इतिहास में ऐसे संतुलन कम ही दिखाई देते हैं, जहां संघर्ष के बाद भी सम्मान की कुछ रेखाएं बची रह जाती हैं। साल दर साल बीतते गए और जिन बच्चों ने अपने बुजुर्गों से युद्ध और संधि की कहानियां सुनी थी, वे खुद बड़े होकर नई दुनिया देखने लगे। उनके सामने नए सवाल थे, शिक्षा के, व्यापार के, पहचान के और भविष्य के। वे अतीत का सम्मान करते थे, पर उसमें अटके रहना नहीं चाहते थे। यही हर समाज की प्रगति का संकेत होता है कि वो अपनी पीड़ा को याद रखें, पर उसे बोझ बनाकर न ढोए। सुगौली की संधि की स्मृति भी धीरे धीरे दर्द से ज्यादा सीख में बदलने लगी। कभी कभी त्योहारों या पारिवारिक बैठकों में जब पुरानी बातें छिड़ती, तो कोई बुजुर्ग शांत स्वर में कहता कि इतिहास हमें लड़ना नहीं, समझना सिखाता है। लोग चुप होकर सुनते, क्योंकि अनुभव की आवाज में एक अलग ही गहराई होती है। वे जानते थे कि जो पीढ़ी युद्ध देख चुकी है,
उसकी कही हुई शांति की बात साधारण नहीं होती। इस तरह बिना किसी किताब या आदेश के समाज के भीतर शांति का मूल्य गहराता चला गया। प्रकृति ने भी जैसे इस बदलाव को स्वीकार कर लिया था। वही पहाड़ जो कभी युद्ध की रणनीतियों के गवाह थे, अब यात्रियों, साधुओं और व्यापारियों के रास्ते बन रहे थे। नदियां पहले की तरह बह रही थी, पर अब उनके किनारों पर जीवन अधिक शांत दिखाई देता था। समय ने सचमुच घावों को भरना शुरू कर दिया था, भले निशान पूरी तरह मिटे न हों। शायद इतिहास का यही स्वभाव है, वो दर्द को मिटाता नहीं, उसे अर्थ दे देता है। और इसी अर्थ में सुगौली की संधि एक हार या जीत से आगे बढ़कर एक चेतावनी बन गई कि विस्तार की इच्छा अगर संतुलित न हो तो संघर्ष जन्म लेता है, और संघर्ष चाहे कितना भी वीरतापूर्ण क्यों न हो, अंत में थकान ही देता है। लेकिन जब वही संघर्ष समझदारी में बदलता है, तब भविष्य के लिए रास्ता खुलता है। इस घटना ने आने वाली पीढ़ियों को यही सिखाया कि शक्ति का सबसे ऊंचा रूप विनाश नहीं, संयम होता है। आज भी जब इतिहास के विद्यार्थी उस समय को पढ़ते हैं, तो उन्हें केवल तारीखें और स्थान नहीं दिखते, बल्कि इंसानी भावनाएं दिखाई देती हैं। डर, साहस, उम्मीद, पीड़ा और अंततः शांति की तलाश। यही भावनाएं इस कहानी को जीवित रखती है, क्योंकि जब तक मनुष्य है तब तक संघर्ष भी रहेगा और शांति की खोज भी। सुगौली की संधि इसी अनंत खोज की एक महत्वपूर्ण कड़ी है, और शायद इसलिए ये कथा समाप्त होकर भी समाप्त नहीं होती। ये हर उस क्षण में फिर से जन्म लेती है जब कोई समाज युद्ध और शांति के बीच चुनाव करता है, जब कोई नेता शक्ति और समझदारी के बीच संतुलन खोजता है, और जब कोई साधारण इंसान अपने परिवार के सुरक्षित भविष्य के लिए कठिन निर्णय स्वीकार करता है। इतिहास की असली धड़कन वही सुनाई देती है, जहां इंसान सीखता है, बदलता है और फिर आगे बढ़ता है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसी ही भावुक प्रेरणादायक कहानियों के लिए चैनल के सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगली कहानी में।